गोली, पुलिस ने हथियार का जखीरा किया बरामद। जामताड़ा में शोभा की वस्तु बने वाटर एटीएम मशीनों को नहीं मिला पानी का कनेक्शन, दुकान विस्तारीकरण के नाम पर हटा दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो जिले के चास स्थित पचवटी हॉल में सांसद खेल महोत्सव को लेकर कार्यकर्ता और खेल प्रेमियों के साथ विस्तृत बैठक हुई। महोत्सव की सूचना अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में घोषणा की जाएगी। इस बैठक में मुख्य रूप से धनबाद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद दुल्लू महतो उपस्थित रहे। सांसद ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, उनकी प्रतिभा को पहचान देना और फिट युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। खेल न केवल शारीरिक रूप से फिट बनाता है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी सशक्त करता है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और जिला, राज्य तथा देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में चुनावी रंग दिखने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के युवा मोर्चा ने झारखंड के हर क्षेत्र से युवाओं की एक टीम गठित की है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपका चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जो कि देश की दिशा और दशा तय करेगी। इसके लिए हम झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल युवा के सभी साथी हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। एक निर्णय के तहत हम सभी अपना एक पोस्टर भी जारी करेंगे और एक नारा भी दिए हैं कि चलो बिहार, हटाओ जुमलेबाजों की सरकार। यहां से तमाम हमारे जितने युवा के साथी हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं या हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जितने हमारे 24 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सभी अपने जिला कमेटी के साथ हर जिले में जाके कुछ करेंगे, बिहार से, झारखंड से बिहार, और वहां अपने अपने क्षेत्र को संभालेंगे। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोदाडी मोड़ के राम राज्य पैलेस में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने की। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि वेला प्रसाद, संयुक्त सचिव एआईसीसी, ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने केंद्र में वोट चोरी कर सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वोट चोरी के माध्यम से भारत की जनता का सुनियोजित ढंग से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूर्ण सहयोग है। बीजेपी देश के गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के वोट का नाम एसआईआर के माध्यम से हटा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। देश में वोट चोरी हो रहा है, ये राहुल गांधी बहुत विस्तार रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस लोग का, जनता का साथ बोला, ये वोट चोरी हो रहा है। ये वोट चोरी मतलब साधारण जनता का, ये इस देश का सिटीजन्स का अधिकार छीन रहे हैं बीजेपी, आरएसएस, ये इलेक्शन कमीशन माध्यम से। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक निनादन से एक हस्ताक्षर अभियान लेके जा रहे हैं, लोग का, जनता का जागृत करने के लिए भी। ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिग्नेचर अभियान पूरा देश में चल रहा है। कम से कम 5 करोड़ सिग्नेचर्स कलेक्ट करने के बाद ये राष्ट्रपति महोदय। जामताड़ा के नाला पंचायत अंतर्गत सदर गांव
हिदुल जुड़ी के ग्रामीण आज भी कच्ची सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव तक पहुंचने वाली सड़क मुख्य सड़क से करीब 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन बरसों से ये सड़क पक्की नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोकल स्तर पर मिट्टी मोरम डालकर अस्थायी मरम्मत तो कराई जाती है, लेकिन बारिश होते ही सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल जाती है। बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ इतना अधिक हो जाता है कि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का आना जाना मुश्किल हो जाता है। इससे चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बार बार प्रशासन से मांग के बावजूद सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कि मेरा सड़क 20 साल से पड़ा हुआ है, अभी गड्ढा है, बरसात में गड्ढा हो जाता है, चाहे एम्बुलेंस आने के लिए दिक्कत हो जाए, हॉस्पिटल पेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत है। और गांव में जो रोड है वो व्यवस्थापन अच्छा नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि मेरा सड़क बन जाना चाहिए था। अब मेरा जो गांव का जो रास्ता है ना तो बहुत ही खराब है, और थोड़ा सा पानी अगर गिर जाता है तो कोई भी आदमी यहाँ से मेरा पेशेंट जो है लेके मेरा बहुत असुविधा हो रहा है। तो गिरने का पूरा डर है, वो भी होता है, गिरने का बहुत डर रहता है, कभी कभी पड़े जाता है। ऐसे मांग करते हैं जल्द से जल्द सड़क बना। रांची पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि दोनों की ओर से हुई गोलाबारी में राहुल दुबे और उसके गैंग के 2 अपराधियों को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने मौके से भारी संख्या में हथियार का जखीरा बरामद किया। उल्लेखनीय है कि एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी खलारी इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस की टीम जैसे ही खल्लारी इलाके में पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों को गोली लगी है। हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि राहुल दुबे गिरोह के कुछ सदस्य खलारी थाना क्षेत्र की तरफ जाकर वहां पे कुछ बड़ी घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही हम लोगों ने ग्रामीण एसपी श्री प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में खलारी डीएसपी एवं डीएसपी हेडक्वार्टर 2 तथा थाना प्रभारी रातू, थाना प्रभारी खलारी, थाना प्रभारी मैक्लूसीगंज एवं अन्य जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, इन सभी की एक टीम बनाई गई और टीम ने अलग अलग जगहों पे रातू, बुढ़मू, मैक्लूसीगंज अलग अलग रास्तों पे चेकनाका लगाकर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाइक जो काठीटार से खलारी जाने का जो रास्ता है उस पर आती हुई दिखी। बाइक को जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी देखते ही वो बाइक छोड़कर पुलिस की तरफ गोलीबारी करते वो लोग भागना शुरू किए। गोलीबारी कोल डिस्पैच में अनिवार्य सैंपलिंग व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीसीएल सीएमडी के नाम पर एक ज्ञापन बीएंडके प्रबंधन को कोयला व्यवसायियों ने सौंपा। इस दौरान कहा कि कोयला व्यापारियों में कोयले उठाव और कोयला में ग्रेड की जांच होकर आने में देरी होने का कारण आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। यहां छोटे छोटे व्यवसायी इस नियम से परेशान है। इस नियम को अगर वापस नहीं लिया गया तो लाइन ट्रक मालिक और डीओ धारक और कोयला व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका कारण भुखमरी जैसी हालत हो जाएगी। इसी मामले को लेकर कोयला से जुड़े लोग सीसीएल बीएंडके प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर उनसे उक्त समस्या के समाधान की मांग किए हैं। डीओ होल्डर और के समर्थन में और यहाँ के जो लड़ाई मजदूर हैं, सेल कमेटी है, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और इसका मुख्य कारण है कि अभी जो एक नया पॉलिसी आया है कि पर डे गाड़ियों का सैंपलिंग होगा, हर 5 गाड़ी या 4 गाड़ी पर। तो उस सैंपलिंग का ये विरोध है कि वो जो सिस्टम जो आ रहा है वो सिस्टम नैतिक तौर पर वो सही नहीं है। इसलिए कि जो भी यहाँ छोटे जो डीओ धारक हैं वो कोयला का बिडिंग करते हैं बहुत छोटे मार्जिन में। कोई 100 टन लगाता है, कोई 50 टन लगाता है, कोई 200 टन लगाता है, कोई 300 टन लगाता है। और ये जो सिस्टम अभी आया है कि इसका हुआ है कि हर 5वां 8वां गाड़ी का हम सैंपलिंग लेंगे और सैंपलिंग लेकर के तीसरे दिन हम आपको खबर करेंगे कि हम उस कोयला का क्या ग्रेड है और उसका क्या रेट है। 1 अक्टूबर से कोल इंडिया ने एक नई नीति लाया है जिसमें जो यहाँ जो लोकल सेल है पूरी तरह से रोजगार जैसे और जो व्यवस्था लाया है उसमें
पूरा रोजगार ये खत्म हो जाएगा। रोजगार का मतलब है जो ट्रक ओनर हैं, जो कोयला लगाते हैं, जो लोडरिंग करते हैं, सभी लोग रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन नए व्यवस्था में ये जो है उसमें जो बिडिंग होती थी अभी तक पिछले 40-50 साल से जितना जब से कोयला सेल में बिडिंग होना चालू है तब से पहले सैंपलिंग किया जाता है। जो सैंपल इन पे कोयला उपलब्ध रहता है उसका ही बिडिंग कराता है। तो या तो आप पहले से जो सैंपलिंग कर रहे थे गलत कर रहे थे, तो आपने सरकार को, भारत सरकार को और कोयला उद्योग को नुकसान पहुंचाया, और नहीं तो जो आप अभी बोल रहे हैं कि रोज सैंपलिंग करेंगे तो क्या कोयला का रोज ग्रेड बदल जाएगा क्या? तो नया ग्रेड बदलने से ये होगा कि आपने पहले से जो बिडिंग करके 5,000 में कोयला लाया, लेकिन जो डीओ होल्डर कोयला खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं है, वो अपने कंज्यूम नहीं करता, उसकी फैक्ट्री नहीं है, वो बेचने के लेता है। तो हमने 7 लाख की लागत से नगर परिषद द्वारा लगाए गए दोनों वाटर एटीएम अब शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। जामताड़ा के कानगोई रेलवे फाटक के पास मुख्य सड़क किनारे लगाया गया वाटर एटीएम जनता और राहगीरों को पानी पिलाने के बजाय खुद पानी की प्रतीक्षा में खड़ा है। वहीं डाक बंगला शहीद बेदी स्थल के पास जिला परिषद मार्केट में लगा दूसरा वाटर एटीएम ठेकेदार द्वारा दुकान विस्तारीकरण के नाम पर हटा दिया गया और अब ये बेसिक स्कूल परिसर के सामने लावारिस रूप में पड़ा हुआ है। इन दोनों ही वाटर एटीएम मशीनों में ना तो पानी है और न ही कनेक्शन मिला हुआ है, न ही विद्युत की व्यवस्था की गई है। देखरेख के अभाव में ये दोनों मशीनें धूल फांक रही हैं। नगर परिषद कार्यालय सूत्रों के अनुसार मार्केट में काम कर रहे ठेकेदारों ने मशीनें हटाई थी, परंतु उन्हें दोबारा चालू कराने की कोई पहल नहीं की गई। स्थानीय लोगों, दुकानदारों और बेसिक स्कूल व गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने नगर प्रशासन से इन वाटर एटीएम को शीघ्र चालू कराने की मांग की है, ताकि गर्मी के दिनों में राहगीरों और विद्यार्थियों को राहत मिल सके। बोरमो के चंद्रपुरा संडे मार्केट में बिट्टू सरदार के घर में अचानक आग लग गई। आग का धुआं देख अगल बगल के लोगों ने इसकी सूचना घर के मालिक बिट्टू सरदार को दी, जो अपनी दुकान में थे। वहीं आग की सूचना चंद्रपुरा थाने को भी दी गई। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। बताते चले कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग जिस समय लगी थी उस समय घर में कोई नहीं था। आग से कितना नुकसान हुआ है इसका भी पता नहीं चल पाया। जानकारी प्राप्त हुई, दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि संडे मार्केट निवासी बिट्टू सरदार के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। और सूचना मिलते ही हम गश्ती दल के साथ, अपने गश्ती पदाधिकारी के साथ यहाँ पहुंचे। आसपास के स्थानीय लोग भी मौजूद थे और स्वयं पीड़ित परिवार भी थे। तो सबके सहयोग से, स्थानीय मुखिया, आसपास के लोग, सबके सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग को बालू और पानी से बुझाया गया और साथ ही जो हमारा लोकल डीवीसी का अग्निशमन दस्ता है उसको भी खबर किया गया था, वो भी समय से पहुंची और सबके सहयोग से आग पे काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर से छठ पूजा का आरंभ होगा, जिसका समापन 28 अक्टूबर को सूर्यदेव को अर्घ्य देकर किया जाएगा। चलिए जानते हैं छठ पूजा के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में, जिस पर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने बाबा रामदेव पंडित जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। का महापर्व छठ पूजा होने वाला है, कार्तिक मास में होता है और इस बार 2025 में कब होना है, क्योंकि 4 दिवसीय छठ महापर्व बहुत ही आस्था का पर्व माना जाता है। आज हम विभिन्न जानकारी के लिए बाबा रामदेव पंडित जी से बात करेंगे कि कब है छठ पूजा और क्या है विधि विधान, किस पर जानकारी लेंगे। बाबा, इस बार संशय बना हुआ है कि 25 को है छठ पूजा, मतलब शुरुआती जो बात करें 4 दिवसीय जो होता है, तो पहला 25 को होना है या 26 से, ये आप अवश्य बताएंगे। देखिए, यह जैसा आपने कहा कि यह छठ व्रत जो है वह 4 दिनों का है और सबसे पहले इसमें होता है नहाय खाए। नहाय खाए इसलिए होता है कि नहाय खाए जो है वह पर्वती जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो शुद्धता जो है वह पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो नहाय खाए का जो व्रत होगा, जिसे हम सूर्य षष्ठी व्रतारंभ कहते हैं, वह शनिवार होगा चतुर्थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख को होगा, 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा छठ पर्व। उस दिन हो जाएगा नहाय खाए। पर्वती जो है वो नहाएंगी, खाएंगी और संकल्प लेंगी व्रत का कि हम 4 दिनों तक इस व्रत को करेंगे। उसके बाद नहाय खाए के बाद दूसरा दिन हो जाता है खरना। खरना खड़ना एक ही शब्द है। तो 26 को जो है वह खरना हो जाएगा और 26 के संध्या काल में जो है वह
खीर का, तस्मै का, अन्य भोग जो बनता है वह भोग बनता है भगवान सूर्य को चढ़ता है। छठ देवी जो छठ मैया है जो है देवसना, वो देवसना को चढ़ता है और खरना का पारण होता है। तो ये जो है नहाय खाए के दिन भी का भोग सभी लोग खाते हैं और खरना के दिन भी सभी लोग खाते हैं। इसके बाद जो है वह होता है पहला अर्घ। उगते हुए सूरज को पहला अर्घ दिया जाता है। जो सबसे पहले होता है कि हम लोग शाम को अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को। यह पहली बार कहीं देखेंगे संसार में कि डूबते हुए देवता की पूजा की जा रही है। तो हम लोग सूर्यास्त के समय जो जहाँ का सूर्यास्त काल टाइम होगा, पूरे भारत में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। तो सूर्यास्त का समय जो अलग अलग होता है, वैसे झारखंड में सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा 27 को 5:36 में और सूर्योदय होगा 6:24। 5:30 बजे के आसपास जो है वह पहला अर्घ जो होगा वह 27 तारीख को पहला अर्घ होगा। 27 तारीख हो जाएगा षष्ठी सोमवार। ये अच्छा मौका मिल रहा है, सोमवार को हो जा रहा है। तो 5:30 बजे के आसपास यह पूरे भारत में जहां जहां जो सूर्यास्त का समय होगा पहला अर्घ हम लोग देंगे। और 27 के बाद मंगलवार हो जाए 28 तारीख को। 28 तारीख को सूर्योदय जब होगा, सूर्योदय का समय है 6:24 झारखंड के रांची के आसपास का। तो सूर्योदय के समय हम लोग सूर्य भगवान को दूसरा अर्घ देंगे और दूसरा अर्घ देने के बाद थोड़ा सा पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है महिलाओं के यहाँ। उसके बाद जो है वह पारण होता है। तो इस तरह से 24 से 28 तक का कार्यक्रम है और 24 से 28 के बीच में यह कार्यक्रम होगा और पारण होगा 28 को। कितना महत्व माना जाता है छठ पूजा में बाबा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उत्सुकता अलग होती है, अलग यानी कि लोग साफ सफाई से लेकर बहुत तरह का प्रतिष्ठा का बात की जाए तो उस पर भी ख्याल रखते हुए इस पूजा को करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। लेकिन इसमें बात आता है ये भी चीज बाबा कि लोग चाहते भी हैं लेकिन सोचते कि कितना हमारा खर्च होगा, हम सही तरीके से पूजा अर्चना कर पाएंगे या नहीं, इस पर अवश्य बताएंगे आप। देखिए, पूजा अर्चना जो है वह पैसे पर निर्धारित नहीं है। हालांकि आज जो है वह महंगाई बढ़ गई है, तो हम लोग देखते हैं कि छठ करने में 50,000 रुपया से भी अधिक का खर्च एक सामान्य फैमिली में जाता है। अब वो 50,000 कैसे आता है वो हम लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुपया खर्चा करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज है श्रद्धा। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? छठ में किसकी पूजा होती है? छठ में छठ मैया की पूजा होती है। लेकिन इसके जो विशेष देवता हैं, जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि होते हैं ना, तो इसके जो विशिष्ट देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं। और सूर्य कौन है? तो ऋग्वेद में कहा गया है जगतस्य आत्मा, जगत की आत्मा जो है वह सूर्य है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। शरीर जो है वह 100 हो जाएगा, दुर्गंध देने लगेगा। उसी तरह अगर सूर्य को आप इस जगत से हटा देंगे तो संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह राखमय हो जाएगा। सूर्य ही हमें वर्षा देता है, सूर्य ही हमें गर्मी देता है, सूर्य ही हमें धूप देता है, सूर्य ही हमें ऑक्सीजन वगैरह कई चीजें देता है जिससे पेड़ पौधे रहते हैं। तो हम सूर्य की उपासना किस तरह से करें? यह सूर्य की उपासना का पर्व है। तो सूर्य की उपासना का पर्व क्या है कि आपके पास अगर धन है तो आप धन जरूर खर्चा करें। जिनके पास भी धन है खर्चा करने का, उनको धन खर्चा करना चाहिए। धन बचा करके, धन की गति है या तो चोर ले जाएगा, या तो जल जाएगा, या तो बेटा पोता जो है वह जाकर के दारू पी जाएगा, यानी तो सरकार उसको सीज कर लेगी। तो जिनके पास जो धन है वह अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए उस धन को बांटना चाहिए। कोई सूप बांटे, कोई फल बांटे, कोई केला बांटे, कोई दूध बांटे, जिनको जो होता है वो बांटना चाहिए और खर्च करने चाहिए। दूसरी चीज है कि जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो जिनके पास नहीं है उनको उपवास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको रास्ते में झाड़ू लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है, परवैती जिस रास्ते से जाते हैं वहां उसको धोने में, उस रास्ते को धोने, साफ सफाई करने में दिक्कत नहीं है। जिनके पास भजन है, जो गाते हैं, वह सुबह शाम जो है एक पारंपरिक परंपरा थी हमारे गांव में कि छठ आने के पहले, कहने का मतलब है कि जब से दीपावली के दूसरे दिन से ही सुबह और शाम जो है वह
छठ का गीत होता था। छठ एक सांस्कृतिक पर्व है, आप ध्यान दीजिएगा, छठ पर एक सांस्कृतिक पर्व है और छठ पर बहुत सारी जो है वह गीत आया है। तो जिनको जो गीत आता है वो गीत गाएं, सुबह शाम मंगल गीत गाएं। जिनको जो है वह साफ सफाई नदी तालाब का साफ सफाई करें। तो यह जो छठ है वह केवल पूजा का बात नहीं है। नदी तालाब जो है वह बरसात में गंदा हो जाया करता है, तो उस नदी तालाब की भी साफ सफाई छठ के नाम पर हो जाती है। पॉल्यूशन जो है वह समाप्त हो जाया करता है। तो जिनके पास जिस तरह की सुविधा है, आप तय करें कि हमारे पास क्या सुविधा है, हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है वो आप या हमारे जो भी लोग हैं, हमारे जजमान हैं, उस तरह से जो है वो छठ में सम्मिलित होकर के और अपनी सहभागिता दें। इस महापर्व में बाबा क्या क्या पूजा सामग्री की बात किया जाए तो अपना सब जुटा के माता को याद करने का काम करेंगे? देखिए, छठ की पूजा में अगर आप देखेंगे लिस्ट में हम लोग देखते हैं तो लगभग 50-100 चीजें हो जाती है। सामान तो वहां है जितना रुपया है, ठीक है, सामान रुपया पर निर्धारित होता है। बाजार जब जाएंगे तो पॉकेट में जितना रुपया होगा उसी तरह से आपकी खरीदारी होगी। हालांकि मुख्य रूप से जो है भगवान सूर्य को जो है वह पान चढ़ता है, उसके बाद अदरक चढ़ता है, जो नारियल है वह नारियल चढ़ता है। ठेकुआ हमारे यहाँ बनता है, ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया है। ठेकुआ एक दूसरी चीज है, मैं बाद उसमें कभी बात करूंगा। एक अच्छा पदार्थ है, भोजन पदार्थ है इस शीतकाल में खाने के लिए। इसके अलावा जो है हम बतासा है, कई ऐसे चीजें, ईख है, गन्ना है, डेम्भा है। डेम्भा एक ऐसी चीज है कि डेम्भा हम जमहीरी नींबू कहते हैं। डेम्भा को अगर खाया जाए तो उससे जो है वह डेम्भा में जो है वो दो चीजें हैं। एक तो फर्टिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि डेम्भा जो है वो फेंक दिया जाता है, मैं देखता हूं हमारे यहाँ पूजा में चढ़ा करके फेंक दिया जाता है उसको। तो एक तो फर्टिलिटी बढ़ाता है, दूसरा है कि डेम्भा का जूस पीने से पथरी का रोग जो है वो समाप्त हो जाया करता है। तो हमारे यहाँ जो जितने हैं, जो फल हैं या जो नहीं तो जो सब्जी टाइप का चीज है, वो सभी औषधीय चीज लेकर के आता है। तो जितने शीतकाल की औषधीय चीजें हैं वह जो है वह हमारा प्रसाद छठ में होता है। तमाम बातें बाबा ने बताएं कि छठ महापर्व एक आस्था का पर्व है और इच्छा शक्ति रहे तो कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। जितनी भी अपने जो भी सुविधा अपने पास है, कम ही बजट है, उसमें भी किया जा सकता है, बशर्ते आस्था के साथ पूजा किया जाए। 4 दिवसीय महापर्व 25 तारीख से शुरू हो रहा है। इस पर यानी कि पूरा आस्था के साथ अगर पूरा पूजा किया जाए, माता रानी को के आशीर्वाद कब ले सकते हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में